तो नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की साइंस की क्लासेस। अर्थात आज 8th क्लास में जो साइंस का चैप्टर है वह 11th चैप्टर है, जिसका टॉपिक है बल तथा दाब। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स एंड प्रेशर। हम जितने भी वस्तुओं को खींचते हैं, धक्का देते हैं, उनमें बल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आपको बता दें दोस्तों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्लास 7th में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गति करती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है? आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। अर्थात जैसे ज़मीन पर आपने विभिन्न प्रकार की गेंदें या आदि चीज़ें लुढ़कती हुई देखी होंगी, तो वो कुछ समय तक गति करती, फिर ऑटोमेटिक क्या होती, उनकी जो गति होती है वह धीमी हो जाती है। कभी कभी ये अपनी गति की दिशा में भी बदल सकती है। अर्थात किसी दिशा में जा रही तो हो सकता थोड़ा साइड की दिशा जाए, अगल बगल की दिशा से निकले, तो क्या दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है? आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? किक मारते हैं। उसमें क्या करते हैं? किक मारते हैं। किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गोली गेंद को किस प्रकार रोकता है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं? हम लोग देखेंगे चित्र 11.1। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। आइए दोस्तों चित्र देखें 11.1। ये दोस्तों रहा चित्र 11.1। देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे चित्र 11 ये देखिए 11.1 गोली गोल को बचाते हुए, अर्थात ये देखिए किस तरीके से फुटबॉल को रोकता हुआ। बी नंबर में हॉकी का खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करते हुए, हॉकी से ये इस गेंद की दिशा में परिवर्तन कर देता है। क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकते हुए जो फील्डर होते हैं, जो फील्डिंग करते हैं, वो किस तरीके से गेंद को कैच कर लेते हैं या दूसरे डायरेक्शन में थ्रो कर देते, फेंक देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है? जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर क्या प्रभाव डालता है। अब इसमें यही चीज़ हम पढ़ेंगे और लास्ट में करेंगे क्वेश्चन आंसर। अपना टॉपिक है बल अपकर्षण या अभिकर्षण। उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आइए इसके बारे में हम लोग पता दोस्तों करते हैं। उसके पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों क्रियाकलाप 11.1। सारणी 11.1 में वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए। आप इनमें कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार को धक्का देना अथवा या खींचना के रूप में पहचानिए तथा सारणी में लिखिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है। देखिए दोस्तों, सारणी 11.1 कुछ कार्यों को अपकर्षण तथा अपकर्षण के रूप में जाना जाता है। स्थिति का वर्णन है, क्रम संख्या है, धक्का देना, चयन करना, खींचना, ठोकर मारना कौन सी क्रिया। जैसे मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाने के लिए क्या करेंगे? धक्का देना होगा या खींचना होगा या उठाना होगा।
कार को व्यक्त कैसे करेंगे? अपकर्षण हाँ, अभिकर्षण हाँ। अर्थात दोनों प्रकार का इसमें जो कार्य हुआ है। बाकी इस टेबल को आप देख सकते हो, खुद ही इसे आप भर सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि इनमें से प्रत्येक कार को अभिकर्षण, अभिकर्षण मीन्स होता है दोस्तों खींचना, ठीक है, या अपकर्षण जिसको बोलते हैं धक्का देना, अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है? विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु पर अभिकर्षण हो, धक्का मारे, अपकर्षण हो, खींचे, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बल, इंग्लिश में इसको फोर्स कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति कैसी थी? बल लगाने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करें। दोस्तों, जब ज़रूरत होती तब उस पर बल लगाया जाता। मैंने कक्षा 5 में पढ़ा है, कक्षा 6 में पढ़ा है, मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया भी है। चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव है या अभिकर्षण है? किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये खिंचाव है या धक्का है? दोस्तों ये भी आइए आगे बढ़ते हैं। जो चुंबक पर दोस्तों बल लगता है वो भी एक प्रकार का बल ही है, फोर्स है, खिंचाव ही होता है। क्योंकि जो मैग्नेट होता है वह धातुओं से बनी हुई, स्पेशली लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे बल अन्योन क्रिया के कारण लगता है। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, जैसा चित्र 11.2 में दिया गया है। क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी? मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, चित्र 11.2b में। अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति प्रारंभ कर सकती है। देखिए दोस्तों, चित्र आप लोग सबसे पहले समझें। ये देखिए चित्र 11.2 के ए में कार के पीछे खड़ा एक आदमी, ये क्या कर रहा? ना तो कार को धक्का दे रहा, ना खुद चल रहा। तो इसमें क्या है, किसी प्रकार की कोई भी दोस्तों गति नहीं है। अब जैसे चित्र आप लोग 11.2 देख रहे हैं, बी नंबर, एक आदमी द्वारा कार को धक्का देना। स्वाभाविक है, यह व्यक्ति जब कार को धक्का देगा तो जो कार स्थिति कैसी है, अभी एक स्थान पर है, फिर यह गति करेगी, धीरे धीरे गति करना यह स्टार्ट कर देगी। कार की गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, वह धक्का लगाएगा। क्या धक्का लगाएगा? अब एक आप लोग चित्र ये देख पा रहे होंगे 11.3a, कौन किसे धकेल रहा है? देखिए ये दो बच्चियां जो खेल रही हैं, आपको बताना कौन एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए चित्र 11.3 वो पहले दिखा दिया, अब फिर हम दिखाएंगे आपको। 3 स्थितियां दर्शाता है जिनसे संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? चित्र 11.3 ए में देखिए, दोनों लड़कियां एक दूसरे को क्या कर रही हैं? देखिए जैसा कि ये रहा चित्र 11.3 ए का, कौन किसे धकेल रहा? देखिए एक लड़की दूसरे को धक्का इसमें मार रही है। ऐसे ही आप चित्र देखिए बी में, कौन किसे खींच रहा? दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए एक सर्कल में, एक वृत्ताकार पथ में घूम रही हैं। जबकि चित्र 11.बी में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा। इसी प्रकार चित्र 11.3 सी में देख रहे हो, गाय तथा किसान या आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखिए चित्र 11.3 सी, कौन किसे खींच रहा है? तो व्यक्ति अपनी तरफ जोर लगा रखा है, अपनी तरफ जोर लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती? बिल्कुल दोस्तों, इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में अन्योन क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार 2 वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। अब पढ़ेंगे बलों की खोजबीन। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न
करें। देखिए क्रियाकलाप 11.2। कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकें। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करें। चित्र 11.4 में अभी दिखाएंगे। क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा से धकेले, अर्थात अपोजिट डायरेक्शन से उसे धक्का दे। क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि ये गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? देखिए चित्र 11.4 आप लोग देख पा रहे होंगे। दो मित्र एक भारी वस्तु को धक्का देते हुए एक ही दिशा में। देखिए दोस्तों, चित्र ए और बी दोनों दिखाएंगे। ए नंबर में देखिए एक मेज को ये धक्का दे रहे हैं, और बी में क्या है, अब दोनों जब एक साथ धक्का लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन से तो क्या मेज खिसकेगी? नहीं खिसकेगी, बट ए नंबर चित्र में मेज खिसक जाएगी। क्या आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं। चित्र 11.5 में देखेंगे। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता है। अब आप देखेंगे चित्र 11.5। यदि दोनों टोलियां रस्से को समान बल से खींचती हैं तो रस्सा खिसकता नहीं है। देखिए दोनों साइड से बल अगर बराबर लगेगा तो क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या रस्सा इधर उधर जाएगा? नहीं जाएगा। जिधर बल कम हो जाएगा उधर से रस्सा खींच लिया जाएगा जिधर बल अधिक होगा। क्या यह चित्र 11.3 बी में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है? जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजयी होती है। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? जुड़ जाते। जब एक ही दिशा में लगाते हैं तो क्या है, किसी भी चीज़ को अगर खिसकाना हो तो एक से दो लोग हेल्प करें तो छोटी बहुत मेज को आराम से खिसकाया जा सकता है, क्योंकि यह बल हम एक ही दिशा से लगा रहे और ये बल क्या होगा, जुड़ जाएगा, एक साथ बल लगेगा। अब याद कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट अर्थात क्या बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। क्रियाकलाप 11.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था। स्मरण कीजिए कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। अब देखेंगे इस बॉक्स में क्या दिया गया। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हों तो उस पर लगने वाला नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। समान रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। बल वस्तु की गति के अवस्था में परिवर्तन कर देता है। बिल्कुल दोस्तों, जब किसी भी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन 100% होगा। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। क्रियाकलाप 11.3 रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए, जैसा चित्र 11.6 में देखेंगे। क्या गेंद गति में आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? ये बढ़ती है या घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए।
जैसे एक गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, हथेली को क्या करना, हटा लेना है। कि आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है, गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या यह बढ़ती है या घटती है। यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा। ये देखिए चित्र 11.6 में आप लोग देख पा रहे होंगे। विराम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर वह गतिशील हो जाती है। क्या जब बल लगाएं किसी बॉल को फेंकेंगे तो क्या हो जाएगी, स्पीड तो पकड़ेगी। आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने की कोशिश करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, शून्य हो जाती है। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। अर्थात स्वाभाविक है कि हम किसी भी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसकी चाल में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखते हैं ये बॉक्स में क्या दिखा। मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेल कर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा। चित्र 11.7 में देखेंगे। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती। जैसे ये देखो बच्चा क्या कर रहा है, टायर को तेज गति से चलाने के लिए इसे लगातार धक्का दे रहा है। चित्र में पहली ये जानने के लिए उत्सुक है क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती। आइए ज्ञात करें। क्रियाकलाप 11.4 देखते हैं। एक गेंद लीजिए तथा इसे क्रियाकलाप 11.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए। गेंद को धक्का देकर चलाइए। चित्र 11.8 में अभी आपको हम दिखाएंगे। अब चित्र 11.8 में दर्शाए अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहती है। इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि ये गतिशील गेंद के पथ से पहले से भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को हमें नोट करना है। ये देखिए चित्र 11.8 में ए और बी दोनों चित्र देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए में समझे, किसी समतल सतह पर गेंद को धक्का देकर गतिशील करना। देखिए हमने गेंद को फेंका तो गेंद पहले विराम अवस्था में थी, फिर वह कैसी स्पीड पकड़ लेगी। बी में देखिए क्या किया, गेंद के रास्ते में रखे पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति इस तरीके से होती है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान की दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति दिशा में कोई परिवर्तन होता है। अर्थात इन स्थितियों में क्या होता है, गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है क्या। इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब पढ़ेंगे ये येलो बॉक्स में गति की अवस्था। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है।
कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? आइए पता करें। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति ना करे। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। अब पढ़ेंगे हम लोग, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। कैसे परिवर्तन कर सकता है अगर हम किसी वस्तु की आकृति परिवर्तित करना चाहें और वो भी बल लगाकर? तो उसके लिए हम लोगों को पढ़ना होगा दोस्तों क्रियाकलाप 11.5। क्या पढ़ेंगे? 11.5 पढ़ेंगे। सारणी 11.2 के स्तंभ 1 में कुछ ऐसी स्थितियां दी गई हैं जिनमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती। सारणी के स्तंभ 2 में वे विधियां सुझाई गई हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, जबकि स्तंभ 3 इन क्रियाओं का चित्र दर्शाता है। जितनी स्थितियों में संभव हो बल का प्रभाव देखने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार की कुछ अन्य स्थितियों को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अपने प्रश्नों को सारणी में लिखना है। ये रही दोस्तों सारणी 11.2 वस्तुओं पर बल के प्रभाव का अध्ययन। आपको करना है, अपने मन से एक प्लेट में गुथा हुआ आटा है, हाथ से नीचे की ओर दबाने पर क्या होता है परिवर्तन आपको खुद समझना है। होता है कि नहीं होता ये चीज़ बतानी। साइकिल की गद्दी पर ये देखिए हुक की दीवार में लगी कील से लटका हुआ रबड़ का छल्ला, ये दोस्तों आपको स्वयं करना है। क्या करना है? इस टेबल को आपको स्वयं कंप्लीट करना है। सारणी 11.2 के प्रश्नों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब आप अपनी हथेली के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रख कर दबाते हैं तो क्या होता है? जब गुथे आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल के बारे में क्या क्या धारणा है। देखिए, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाया जा सकता है बल के माध्यम से। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, इनमें में से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती है। अब हम लोग देखेंगे संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या इसको इंग्लिश में कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। पेशी बल अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं मसल्स फोर्स। देखिए, पेशी बल। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। जो अपनी बॉडी से, अपने शरीर से जिस बल का हम प्रयोग करते हैं उसे पेशी बल या मसल्स फोर्स कहते हैं। पेशी बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित है। क्लास 7th में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशी बल कहते हैं? आप यह भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में
वायु अंदर लेते तथा बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशियां कहाँ स्थित हैं? हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के क्या कुछ और उदाहरण आप बतला सकते हैं? पशु भी अपनी शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशी बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशी बल का उपयोग करते हैं। चित्र देखेंगे 11.9। क्या देखेंगे? चित्र 11.9 आप देख पा रहे होंगे, ये रहा। पशुओं का पेशी बल अनेक कठिन कार्यों को करने के लिए किया जाता है। इसमें बैल भी आती है, ठीक है, और घोड़ा भी आता है और अन्य विभिन्न प्रकार के जंतु आते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। याक वगैरह भी आते हैं। भैंसों का भी हल जोतने में भी प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो पेशी बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हों, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। अब किसी वस्तु को उठाना है तो क्या हाथ से ही तो उठाओगे कि बिना छुए ही शक्ति से उठा लोगे? जब तक आप उस वस्तु को पकड़ेंगे नहीं, उसके संपर्क में आएंगे नहीं, तो आप उठा नहीं पाएंगे। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं? आइए पता करें। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग घर्षण। घर्षण को इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन इसे कहते हैं। आप अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी होती हैं और अंत में रुक जाती हैं। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं? इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम हो जाती और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती हैं। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी के लिए हम आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे, अर्थात 12th चैप्टर में बताएंगे। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल सदैव संपर्क बल ही होगा। आइए पता लगाएं। अब पढ़ेंगे हम लोग असंपर्क बल। कैसा बल? असंपर्क, जिसमें किसी भी वस्तु को छूना ना पड़े, टच ना करना पड़े। इसमें देखेंगे चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। इसके पहले पढ़ेंगे हम लोग क्रियाकलाप 11.6। छड़ चुंबकों का एक युग्म लीजिए। चित्र 11.10 में जैसा दर्शाया गया है। एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों पर रखिए। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के सिरे के समीप लाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श ना करें। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलने पर रखे चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए। चित्र जैसा कि 11.10 में आप देखेंगे। प्रत्येक बार नोट कीजिए क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, चित्र दो चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का प्रेक्षण कर रहे हैं। आप लोग भी इस तरीके का प्रैक्टिकल कर सकते हैं और उसमें चेंजमेंट देख सकते हैं। क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है? क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? ये प्रेक्षण क्या सुझाते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य कार्य कर रहा है?
क्लास 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर एस एस होगा तो दूर भागेंगे, एन एन होगा तो दूर भागेंगे। और एस एन का मतलब क्या है? एस फॉर साउथ, एन फॉर नॉर्थ। एन एन होंगे तो दूर भागेंगे मैग्नेट में, एस एस होंगे तो दूर भागेंगे। एन एस एक दूसरे को चिपकाएंगे तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आई बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। असंपर्क बल का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई टचमेंट ना हो, किसी भी प्रकार से छूना ना हो। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल होता है, दूर से अपनी ओर खींच लेती है। अब देखेंगे स्थिर वैद्युत बल। इसमें हम लोग क्रियाकलाप 11.7 देखेंगे। प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए और इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए। चित्र 11.11 में आप लोग देखेंगे। अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रॉ के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श ना करें। आप क्या देखते हैं? अब लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे को कागज की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को, जिसे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा जा चुका है, लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। अब आप इसमें क्या देखते हैं? देखिए चित्र 11.11। कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को आकर्षित करता है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रॉ भी कागज की शीट से रगड़ा जाए तो यह उसे प्रतिकर्षित करता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दें, कभी कभी आपने फील किया होगा कि जिस स्केल का आप लोग यूज करते हैं, जो प्लास्टिक की होती है, बचपन में शायद आपने प्रैक्टिकल किया हो, उसे आप बालों में रगड़ें फिर उसे ज़मीन में लगाएं तो उसमें कागज या अन्य चीज़ें चिपक जाती हैं। क्या होता है? ये भी एक प्रकार का बल होता है जो आकर्षित करता है अन्य वस्तुओं को। कागज की शीट से रगड़े जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। कौन सा? स्थिर वैद्युत आवेश ये उत्पन्न करता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तु के संपर्क में ना होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। और इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, चैप्टर 15 में मैं आपको बताऊंगा। अब पढ़ेंगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। और गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है और जैसे ही इसको छोड़ा जाता है यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह बल कौन सा है? वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती। इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इसे गुरुत्व भी कहा जाता है। गुरुत्व बल या गुरुत्व भी सिंगल कहा जाता है। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे हम कोई नल खोलते हैं, पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता रहता है। अब देखें हम लोग येलो बॉक्स में क्या दिया गया है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों,
एक दूसरे के ऊपर बल लगाती, यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब देखेंगे हम लोग दाब। क्या देखेंगे? दाब। दाब को इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं? प्रेशर। जो घर में दाल बनती है वह प्रेशर के कारण बनती है, उसको हम लोग प्रेशर कुकर भी कहते हैं, जिस हम इंस्ट्रूमेंट में दाल को बनाते हैं। आइए अब देखें, आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती है। आपने यह भी सीखा है कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? आइए पता लगाएं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। चित्र 11.12 में क्या इस बार आप इसे ठोक पा रहे हैं? ये देखिए दोस्तों, चित्र 11.12 लकड़ी के तख्ते में कील ठोकना। बिल्कुल दोस्तों, लकड़ी में क्या दीवार में भी कील ठोकी जाती है। सब्जियों को किसी कुंठित जिसको इंग्लिश में ब्लंट कहते हैं चाकू तथा उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आराम से कट जाएगी, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है, वॉल्यूम है, क्या हो जाएगा? वो बहुत कम हो जाएगा, एरिया बहुत कम हो जाएगा। इसलिए उस चाकू से हम पैनी चाकू से आराम से काट सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है? बिल्कुल। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। किस पे? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब। एक जैसा एकदम प्रेशर बना दे, एक ही डायरेक्शन में प्रेशर बना दे, उसे क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का जो सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। दाब का सूत्र क्या होता है? तो दाब मीन्स होता है पीए प्रेशर, और बल फोर्स, क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो P बराबर क्या हो जाएगा? F/A। यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत है जिस पर दाब ज्ञात करना है। अब मेरी समझ में आया कि कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेटकर क्यों रखते हैं, जिसको क्या कहते हैं? गिंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गिंडी भी कहते हैं। इस चित्र अभी दिखाएंगे 11.13। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब क्या होता है? वह कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। ये देखिए चित्र 11.13। भारी बोझ को ले जाते हुए कुली अपने सिर पर एक गिंडी रखे हुए कपड़े को इस तरीके से लपेटे हुए ताकि क्षेत्रफल बढ़ जाए, उसे बोझ कम महसूस हो। देखिए दोस्तों, अब आगे ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है। कहाँ पे है? हर में। इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण अर्थात पैने क्यों होते हैं? ताकि क्षेत्रफल कम हो जाए और काम बढ़िया हो जाए। क्या द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है? क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं जिस पर बल कार्य करता है? आइए पता करें। अब पढ़ेंगे हम लोग द्रवों तथा गैसों द्वारा परिवर्तन। क्या पढ़ना है? द्रवों तथा गैसों द्वारा परिवर्तन पढ़ना है। इसी में हम लोगों को क्रियाकलाप 11.8 पढ़ना है। पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप या नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की सीट लीजिए। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की सीट को तानकर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए। चित्र देखेंगे 11.14। अभी आप लोग अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहिए। क्या रबड़ की सीट बाहर की ओर फूल जाती है? पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट करिए।
पाइप में कुछ पानी और डालिए। रबड़ सीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। क्या आप रबड़ सीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं? ये देखिए दोस्तों, चित्र 11.14। किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब देखें क्रियाकलाप 11.9। प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप पानी या मृदु पेय, जिसे सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, का उपयोग भी कर सकते हैं। कोई बोतल ले सकते हैं। चित्र 11.15 के अनुसार बोतल के पेंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए, फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी ना रिसे। यदि पानी रिसता है तो इसको पिघले मोम से अच्छी प्रकार बंद कीजिए। कांच की नली के मुंह को क्रियाकलाप 11.8 के अनुसार एक पतली रबड़ की सीट से बंद कीजिए। अब बोतल को पानी से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं? इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की सीट क्यों फूल जाती है? बोतल में कुछ पानी और डालिए। क्या रबड़ की सीट के फुलाव में कुछ अंतर आता है? ध्यान दीजिए कि रबड़ की सीट को बर्तन के नीचे रखा जाए। जैसा कि चित्र 11.15 में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए, द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। बिल्कुल, जब इसमें भरा जाता है तो दाब ये जरूर डालता। क्या इस स्थिति में रबड़ सीट का फूलना दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है? आइए और इसकी अधिक छानबीन करते हैं। इसके लिए हम देखेंगे क्रियाकलाप 11.10। प्लास्टिक की खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे से समान ऊंचाई पर हो। चित्र 11.16 के अनुसार अब बोतल को पानी से भरिए। आप क्या देखते हैं? क्या सुराखों से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है? यह क्या दर्शाता है? क्या अब आप यह कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है? बिल्कुल डालता है। ये देखिए, चित्र 11.16। द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। ये दोस्तों रहा चित्र। क्या गैसें भी दाब डालती हैं? क्या वे भी जिस बर्तन में रखी जाती उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं? आइए ज्ञात करते हैं। जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? अगर बंद नहीं करेंगे तो उससे क्या है, वायु निकल जाएगी और जो गुब्बारा है वह किसी भी तरीके से फूलेगा नहीं। यदि किसी फुलाए, पहले ये देख लें ब्रैकेट में क्या दिया गया है। जल संभरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइपों के लीक करते हुए जोड़ों या सुराखों में मैंने पानी के फुब्बारे को बाहर आते देखा है। क्या पानी द्वारा पाइप की दीवारों पर लगाए जाने वाले बल दाब के कारण नहीं है? दाब के कारण ही दोस्तों होता है। जब प्रेशर बढ़ता तभी तो पानी बाहर निकलता है। यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुंह को खोल दे तो क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है, तो आप इसे फुला पाएंगे? यदि नहीं तो क्यों? क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब डालती है? स्मरण कीजिए कि यदि साइकिल की ट्यूब में पंक्चर हो तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है? क्या ये प्रेक्षण दर्शाते हैं कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। ये देखिए दोस्तों, वायुमंडलीय दाब। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं इसको। वायुमंडलीय वायु के पृथ्वी तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाले गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा।
चित्र 11 आप लोग 17 देखेंगे। ये रहा। इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इकाई क्षेत्र आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना, आइए इसके परिमाण के बारे में भी विचार करते हैं। अब हम लोग क्रियाकलाप देखेंगे 11.11। एक अच्छी रबड़ का एक चूसक, जिसको शकर कहते हैं, लीजिए ये रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है चित्र 11.18 के अनुसार। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? देखिए अब मैं आप लोगों को चित्र दिखाता हूँ। ये रहा चित्र 11.18। एक पृष्ठ पर दबाया हुआ रबड़ का चूसक। ये देखिए किस तरीके से। जब आप चूसक को दबाते हैं तो कफ तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है? यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 × 15 सेंटीमीटर हो तो सिर पर वायु कितना बल लगा रही होगी? तो क्या हो जाएगा, जब 15 × 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल 225 किलोग्राम द्रव्यमान के स्थित पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के 2250 न्यूटन के बराबर होता है। अर्थात जो संख्या है उसका आपस में गुणा कर लेते हैं, वो तो केजी में निकल आएगा। फिर न्यूटन में निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 का और मल्टीप्लाई 10 का गुणा और कर लेते हैं। चित्र 11.19 में इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर लेता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ चित्र 11.19। आपके सिर पर वायुमंडलीय दाब, ये रहा, वायुमंडलीय दाब रहता है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए, जैसा कि चित्र 11.20 में अभी आप देखेंगे। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग नहीं कर पाए, जैसा कि चित्र आप देख पा रहे होंगे। 11.20 अर्धगोलों को खींचते हुए घोड़े। आइए दोस्तों अब देखेंगे इस चैप्टर के कुछ प्रमुख शब्द। वायुमंडलीय दाब, संपर्क बल, स्थिर वैद्युत बल, बल घर्षण, गुरुत्वीय बल, गुरुत्व चुंबकीय बल, पेशी बल, असंपर्क बल, दाब, अभिकर्षण बल जिसको खींचना कहते हैं। अभिकर्षण क्या होता है? खींचना होता है। अपकर्षण क्या होता है? धक्का देना होता है। आइए दोस्तों अब देखेंगे, अब वो टाइम आ गया है कि हम पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लें। ये चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है। आइए दोस्तों ध्यान से सुनते हैं। बल धक्का देना, अपकर्षित करना है, खींचना, अभिकर्षित करना। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है कि इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन
कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द्रव तथा गैसें बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए। धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण। तो देख लो, जैसे फुटबॉल को मारते हैं, गेंदों को मारते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, या किसी दरवाजे को खींचते हैं बाहर या अंदर की ओर, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। कौन सा? दूसरा देखो, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन आ जाए। जैसे रबड़ की कोई वस्तु हो, बेल्ट वगैरह हो, तो खींचो उसे, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। मिट्टी के खिलौने के आकार बनाने के लिए मिट्टी हो, या प्लास्टिक को पिघलाकर बनाने के लिए, तो क्या है, इनमें सब में कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। स्पेशली मिट्टी का एग्जाम्पल इसमें आप लिख सकते हैं। 3 नंबर में क्या होता है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो का नंबर, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को अभिकर्षण पड़ता है, अर्थात खींचना पड़ता है। खा नंबर देखो, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। क्या करती? आकर्षित करती है। गा नंबर देखो, सामान से लदी ट्रॉली के चलाने के लिए हमें उसको अपकर्षण पड़ता है। क्या पड़ता? धकेलना पड़ता है। घा नंबर देखो, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पेशी, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति, आकर्षण। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए का नंबर क्या दिया गया है। का नंबर दोस्तों दिया गया है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। क्या होता है? आकृति में परिवर्तन होता है। खा नंबर देखो, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल संपर्क बल का उदाहरण है। गा नंबर देखो, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार पेशी बल का उदाहरण है। घा नंबर देखिए, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा उसे भी बताइए। का नंबर देखिए, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाया जाता है। दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकाला जाता है उंगलियों के माध्यम से, ठीक है। रस भी उंगलियों के माध्यम से निकाला जाता है। गा नंबर देखो, दीवार में लगे हुए से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार क्या होता है? भार होता है। तो इसमें कारक वस्तु प्रभाव लिखना है। तो गा नंबर में क्या, घा नंबर में क्या, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई के छड़ को पार करना। खा में देखो, कारक क्या? अंगुलियां। वस्तु क्या? नींबू। प्रभाव क्या है? रस बल द्वारा निकालना। खा में देखो, कारक अंगुलियां हैं, वस्तु दंतमंजन है, प्रभाव दंतमंजन बल से बाहर निकालना। गा नंबर में कारक भार है, वस्तु कमानी है, प्रभाव कमानी का फैलाव है। घा नंबर में कारक खिलाड़ी है, वस्तु खिलाड़ी का शरीर, प्रभाव खिलाड़ी का छड़ के ऊपर से कूदना। 6 नंबर देखो, एक औजार, फिर से देखिए 6 नंबर, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? पीटने के कारण
लगने वाला बल लोहे के टुकड़े के आकार को बदल देता है। क्या करता है? लोहे के टुकड़े को आकार को बदल देता है। 7 नंबर देखो, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर बांधिए। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। गुब्बारे और दीवार के बीच आकर्षण के लिए जो बल जिम्मेदार है, स्थिर वैद्युत बल है। जब हम गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े से रगड़ते हैं तो वह प्रभारित हो जाता है। जब इसे दीवार के पास ले जाया जाता है, यह स्थिर वैद्युत बल के कारण अनावेशित दीवार की ओर आकर्षित होने लगता है, जो एक आवेशित शरीर द्वारा एक और अनावेशित शरीर पर लगाया गया बल है। आइए अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। आप अपने हाथ में पानी से भरी प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताने हैं। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता है। देखिए, बल मांसपेशी का एक तो बल लग रहा है कि अपने हाथों से के माध्यम से ही बाल्टी को उठाने का प्रयोग कर रहा है। दूसरा चीज़ गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है क्योंकि वो बाल्टी का नीचे की ओर जा रही है। ठीक है दोस्तों, मांसपेशियों वाले में देख ले, ऊपर उठाने की तो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बल बाल्टी पर जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी गति अवस्था में परिवर्तन नहीं रहा क्योंकि दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे। परिणाम स्वरूप बल क्या होगा? शून्य होगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोशित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रेक्षित किया गया। प्रमोशन के मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। तो क्या होगा? नीचे की ओर खींचेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल है, और वायु के कारण इसमें कौन सा लगेगा? घर्षण बल लगेगा। कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और गुरुत्वाकर्षण को ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर सभी लोग, जब किसी ड्रॉपर के चंचू, जिसको नोजल कहते हैं, पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण क्या है? इसमें ऑप्शन का, खा, घा दिए गए। का में पानी का दाब, खा में पृथ्वी का गुरुत्व, गा में रबड़ के बल्ब की आकृति, घा में वायुमंडलीय दाब। तो इसका आंसर घा हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। यह वीडियो यूपीएससी, पीसीएस ऑल स्टेट का, पीजीटी, टीजीटी, सुपर टेट, रेलवे ग्रुप डी, सीबीटी 2, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, यूपी बोर्ड के सभी छात्रों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और टोटल वीडियो मेरे एनसीईआरटी के ही हैं और सारे के सारे हिंदी में हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।